बच्चों अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आपको केमिस्ट्री में कौन सी चीज हार्ड लगती है, तो आपका रिप्लाई जो होगा वो होगा सर इक्वेशंस जितनी भी आती है ना वो सब हमको हार्ड लगती हैं, समझ में नहीं आता कौन सी रिएक्शंस को याद रखना है और कौन सी रिएक्शंस को समझना है। तो आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री के चारों चैप्टर्स की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो भी हमको लर्न करनी है और चैप्टर में कौन कौन सी रिएक्शंस दे रखी हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस से। बच्चों केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में पहले तो इक्वेशंस के टाइप्स दे रखे हैं। इक्वेशंस के मेनली 5 टाइप होते हैं। कौन कौन से? कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और इसके अलावा 2 रिएक्शंस और होती हैं जिनको हीट के बेसिस पे डिवाइड कर रखा है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। तो पहले हम 5 टाइप की रिएक्शंस देखते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अगर बात करें तो यहां पे जितनी भी रिएक्शंस हैं बुक के बीच में भी और बुक के एंड में भी वो मैंने सारी लिख दी। अब इनमें से कौन सी रिएक्शन आपको याद करनी है? एक भी नहीं। देखो मैग्नीशियम की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है +2, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2। तो +2 से -2 कैंसिल हुआ, MgO फॉर्मूला बन गया। ऐसे ही कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन जब H2 के साथ करनी है, बच्चों देखो ये दोनों मिलकर के रिएक्शन कर रहे हैं, तो आप क्या करो कैल्शियम ऑक्साइड को ब्रेक कर दो Ca+2 और O-2 में, H2 को भी आप ब्रेक कर दो किसमें? H+OH- में। अब ये पॉजिटिव वाला किसको कैच करेगा? इस नेगेटिव को। Ca की वैलेंसी 2, OH की वैलेंसी 1, तो हमारा बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। और ये H+ और O2 ये मिलकर के वापस वाटर ही तो बनाएंगे, तो हम ये बोलेंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये हमारा बनेगा एक्वस फॉर्म में। एक चीज और, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। आगे बात करें कार्बन की ऑक्सीजन के साथ। बच्चों कार्बन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के 2 ही कंपाउंड बना सकता है, या तो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। मोनोऑक्साइड मतलब CO जब लिमिटेड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी, जब अनलिमिटेड ऑक्सीजन होगी तो CO2। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर के वाटर ही बनाएंगी, इसमें ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस, अब हाइड्रोजन की वैलेंसी +1, नाइट्रोजन की वैलेंसी -3, हाइड्रोजन की वैलेंसी +1, नाइट्रोजन की वैलेंसी -3, तो 3 आ जाएगा इधर और 1 आ जाएगा इधर। तो लिखना तो हमको चाहिए इस टाइप से H3N, लेकिन हम इस कंपाउंड को ऐसे ना लिख करके इस टाइप से लिखते हैं NH3, जिसको हम क्या बोलते हैं? अमोनिया। ये रिएक्शन भी आपको लर्न नहीं करनी है। CO + H2, कार्बन मोनोऑक्साइड + H2, तो ये दोनों मिलकर के क्या बनेंगे? मैथेनॉल। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता क्या है? 2 सब्सटेंस या कंपाउंड कंबाइन होती है और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करती है। सब में एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। आगे देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? एक सब्सटेंस ब्रेक होती है 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस में। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में वापस 3 टाइप्स आ जाते हैं। कौन कौन से? थर्मल डिकम्पोजिशन, ये तो हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन, इसको बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन, और एक होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। अब थर्मल डिकम्पोजिशन की रिएक्शंस मेरे हिसाब से आपको लर्न करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप इक्वेशंस बनाना भी चाहोगे तो शायद कुछ ना कुछ गलती कर बैठोगे। देखो फेरस सल्फेट, इस फेरस सल्फेट को अगर हम हीट दें तो हीट देने पे क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। किस किस में ब्रेक होगा? बच्चों देखो हमेशा जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम करेंगे 10th क्लास में ऑक्साइड हमको मिलेगा, चाहे यहां पे देखो, यहां पे देखो या यहां पे देखो, तीनों जगह ऑक्साइड मिल रहा है। तो आयरन का कौन सा ऑक्साइड बहुत ज्यादा स्टेबल होता है? Fe2O3, इसलिए हमको यहां पे मिला Fe2O3। अब यहां पे SO4 भी है। SO4 से हमको जो गैसेस मिलेंगी वो SO2 और SO3 गैसेस मिलेंगी, SO2 और SO3। यहां पे ये ऑर्डरलेस होती हैं, सॉरी इनका ऑर्डर जो होता है वो पंजेंट होता है। पंजेंट मतलब तीखी स्मेल होती है इनकी। और हम बात करें ये कौन से कलर का होता है? ये रेड कलर का होता है। क्या क्या मिला है हमको? एक ऑक्साइड मिला है और 2 गैसेस मिली हैं। नेक्स्ट देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कभी भी रिएक्शन में अगर आपको कार्बोनेट दिख जाए इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। कार्बोनेट है इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ। अब एक ऑक्सीजन बचेगी जो कि इस कैल्शियम के साथ मिलकर के कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म कर लेगी। कैल्शियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हमेशा कैल्शियम ऑक्साइड ही तो बनता है। अगला है लेड नाइट्रेट। अब बच्चों लेड की वैलेंसी होती है +2, यहां पे ऑक्साइड तो बनना ही है, इसलिए लेड की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन आप करोगे तो क्या मिलेगा? PbO ही मिलेगा। लेड की वैलेंसी +2, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, PbO मिल गया। अब क्या मिलेंगी? गैसेस। तो NO3 से रिलेटेड गैसेस कौन कौन सी होंगी? NO3 से रिलेटेड नाइट्रस ऑक्साइड NO भी हो सकती है, NO2 भी हो सकती है, लेकिन हमको यहाँ पे मिलेगी ओनली कौन सी? NO2, साथ में ऑक्सीजन भी मिलेगी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक मिल रहा है ऑक्साइड और दूसरी क्या मिल रही है? गैसेस।
आगे बात करते हैं इसकी। अब AgCl और AgBr को हमको ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है? सनलाइट दे करके। सिंपल सा, Ag दोनों में अलग हो गया, यहाँ पे क्लोरीन गैस बनेगी, यहाँ ब्रोमीन गैस बनेगी। इसको तो लर्न करने की जरूरत है ही नहीं, बस हाँ कलर जरूर याद रख लेना कि इनके कलर क्या होते हैं और ये जो है इनके कलर क्या होते हैं। H2O, वाटर को आप, भाई वाटर आपने बनाया कैसे था? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर के वाटर बना था, तो वाटर को वापस अगर आप ब्रेक करोगे तो H2O और O2 ही तो बनेगा। ये कौन सी रिएक्शन हो गई? डिकम्पोजिशन। अगली बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? हाई रिएक्टिव मेटल, याद रखना बच्चों, हाई रिएक्टिव मेटल, ओनली मेटल होगा और सॉल्यूशन में से लो रिएक्टिव मेटल को क्या करेगा? डिस्प्लेस। जिंक की रिएक्शन जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेंगे तो Zn हाइड्रोजन से ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, जिंक इसको करेगा डिस्प्लेस। अब Zn की वैलेंसी होती है 2, सल्फेट की वैलेंसी भी होती है 2, इसलिए बन जाएगा ZnSO4। ये हाइड्रोजन अलग हुआ था, हाइड्रोजन कभी अकेला तो रहता नहीं है, ये हमेशा गैस की फॉर्म में मिलता है, इसलिए हाइड्रोजन गैस। तो हम ये भी बोल सकते हैं मेटल जब भी एसिड के साथ मिलते हैं हाइड्रोजन गैस फ्री करते हैं। एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर में ये रिएक्शन आई थी और मेटल नॉन मेटल में भी आई थी, हम देखेंगे भी इसको आगे। Fe प्लस CuSO4, ध्यान देना बच्चों, मेटल 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 मेटल, ओनली मेटल होता है डिस्प्लेसमेंट में, और एक क्या होता है? सॉल्ट होता है मेटल का। Fe ज्यादा रिएक्टिव है कि कॉपर? Fe ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए Fe जाएगा इसकी जगह, FeSO4 बना लेगा और कॉपर अलग हो गया। इसकी वैलेंसी भी 2 होती है, इसकी भी 2 होती है, तो इसके फॉर्मूले में ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ। Pb प्लस CuCl2, लेड ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, इसलिए लेड इसको रिप्लेस कर देगा। लेड की वैलेंसी 2, कॉपर की वैलेंसी 2, इसलिए फॉर्मूले में ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, बस यहाँ Cu अलग से मिल जाएगा। Fe2O3, यहाँ पे आयरन की वैलेंसी 3 यूज हो रही है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी भी कितनी होती है? 3 होती है। एल्यूमिनियम आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए एल्यूमिनियम इसको डिस्प्लेस करेगा और Al2O3 बना लेगा, साथ में Fe बना लेगा। अगर आपने थर्माइट रिएक्शन पढ़ी हो तो इसी को तो आप थर्माइट रिएक्शन बोलते हो, जो कि मेटल नॉन मेटल में भी आती है, देखेंगे इसको भी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपके 2 सॉल्यूशन यूज होते हैं, याद रखना क्या यूज होते हैं? 2 सॉल्यूशन। अब यहाँ पे ये रिएक्शन भी मेरे हिसाब से आप याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में शायद आपको याद नहीं आएगा। सोडियम सल्फेट है, इसकी रिएक्शन बेरियम क्लोराइड के साथ कर रहे हैं, तो यहाँ पे बनेगा बेरियम सल्फेट। क्यों बना? बेरियम की, पहले तो ये आयंस की फॉर्म में टूटेंगे, ये भी आयंस की फॉर्म में टूटेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है? जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो आयंस की फॉर्म में तो ब्रेक हो जाते हैं और उसके बाद आयंस का क्या कर लेते हैं? एक्सचेंज कर लेते हैं। बेरियम की वैलेंसी +2, सल्फेट की वैलेंसी -2, इसलिए बेरियम सल्फेट बन गया। साथ में ये सोडियम और ये क्लोरीन मिलकर के NaCl बना लेंगे। एक जगह सोडियम और दूसरी जगह क्लोरीन कभी भी दिख जाए ना तो सोडियम क्लोराइड ही बनेगा। लेड नाइट्रेट, अभी हमने ऊपर देखा था लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? लेड नाइट्रेट की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, किसके साथ? पोटेशियम आयोडाइड के साथ। अच्छा बच्चों, ये जो होता है व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट वो होते हैं कि सॉल्यूशन में मिक्स नहीं होते हैं, मतलब कि अगर ये बनेगा भी व्हाइट कलर की सब्सटेंस बनेगी जो कि सॉल्यूशन में नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, इसलिए इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। लेड नाइट्रेट, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ, आयंस की फॉर्म में टूटेगा। पोटेशियम पॉजिटिव आयन, नाइट्रेट नेगेटिव आयन, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, इसलिए पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा। साथ में लेड की वैलेंसी 2, आयोडीन की वैलेंसी 1, PbI2, ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। और लास्ट हम देखते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन, या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन। यहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन आपको तभी सोचनी है जब आपको रिएक्शन में हाइड्रोजन या ऑक्सीजन दिख जाए। जैसे कि देखो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन दिख रही है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन दिख रही है, ऑक्सीजन दिख रही है हमको, यहाँ पे ऑक्सीजन दिख रही है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सब में ऑक्सीजन दिखी हमको, ठीक है। तो ये सारी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन या फिर दोनों हो सकती हैं। अब देखो लाइन से, CO प्लस H2, बच्चों देखो हाइड्रोजन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो हाइड्रोजन कॉपर को मारेगा लात और खुद करेगा ऑक्सीजन से बात, तो यहाँ पे हो गया Cu प्लस H2। ये एक टाइप से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो गई। अब यहाँ पे कॉपर के साथ पहले ऑक्सीजन था, अब कॉपर अकेला रह गया, कॉपर में से ऑक्सीजन निकल गई, इसका मतलब इसका रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन किसका हुआ है? कॉपर ऑक्साइड का। किसका रिडक्शन हुआ है? कॉपर ऑक्साइड का। और रिड्यूस किसमें हो चुका है? ये कॉपर में। जिस चीज में से ऑक्सीजन निकलती है उस पूरे का नाम लेना है आपको। इसका हुआ है रिडक्शन और रिड्यूस जो किसमें हुआ है? कॉपर में। H2 जो है इसने ऑक्सीजन जोड़ ली,
ऑक्सीजन जोड़ ली तो मैं बोल सकता हूं इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। जहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो उस रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये जो है उसको रिड्यूस कर रहा था, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट भी है। आगे मीथेन प्लस O2, कार्बन के साथ ऑक्सीजन कभी भी दिखेगी तो CO2 बनेगा, आंखें बंद करके लिख दो। हाइड्रोजन के साथ अगर ऑक्सीजन दिख रहा है तो भी आप H2O ही बनाओगे। कार्बन के साथ O2 CO2, हाइड्रोजन के साथ O2 H2O। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर में हम ये रिएक्शन भी देखेंगे जब हम पढ़ते हैं कार्बन कंपाउंड्स का कंबशन रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज की जब बात करते हैं। ऐसे ही कॉपर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, CO बन जाएगा। कॉपर अकेला था, ऑक्सीजन जुड़ गई, कॉपर ऑक्साइड बन गया। इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं या फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। आगे देखो ZNO, ZN के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। अब हुआ क्या, कार्बन जो है बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है। क्या माना जाता है, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। जब आप मेटल नॉन मेटल चैप्टर पढ़ते हो वहां पे मेटलर्जी भी पढ़ते हो। मेटलर्जी में आपने क्या किया है, मेटल ऑक्साइड्स की रिएक्शन कार्बन के साथ कराई है। क्यों, क्योंकि कार्बन बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट भी है। ये सारी रिएक्शंस आपके किसी न किसी चैप्टर में आ ही रही हैं। तो ZN अलग हो गया और कार्बन ने ऑक्सीजन को ले लिया। अब यहां लिमिटेड ऑक्सीजन थी इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। आपको बताया ना मैंने, अनलिमिटेड ऑक्सीजन तो CO2, लिमिटेड ऑक्सीजन तो CO। लिमिटेड ऑक्सीजन है इसलिए CO बनाए, ZN अलग हो गया। अब इसका तो क्या हुआ है, रिडक्शन, इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, इसलिए रिडॉक्स रिएक्शन है। अब इधर देखो MnO4 प्लस HCl, ये रिएक्शन आपको लर्न ही करनी पड़ेगी। ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। साथ में PbO की बात करें, वापस वही मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो ये कैसी रिएक्शन होगी, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन होगी। तो हमने यहाँ पे इन पांचों रिएक्शन को देखा। कुछ रिएक्शंस और होती हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, कहीं कहीं पे हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिख रहा है तो यहाँ पे भी रिडॉक्स रिएक्शंस हो सकती हैं या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो सकता है। कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, कार्बन अकेला था, यहाँ दुकेला है, तिकेला है, ऑक्सीडेशन हुआ है। हाइड्रोजन यहाँ अकेला था, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, ऑक्सीडेशन हुआ है। नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गई, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन, तो मैं बोल सकता हूं नाइट्रोजन गैस का रिडक्शन हुआ है, अमोनिया बना है। इस टाइप से आप बहुत सारी रिएक्शंस ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोल सकते हो। लास्ट हम देखते हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शन जहां हीट निकलती है एक्सोथर्मिक, जहां हीट एब्जॉर्ब होती है एंडोथर्मिक। जितने भी कंबशन हो रहे हैं, जैसे कि कार्बन की रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट निकलती है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मैग्नीशियम रिबन की जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, मतलब मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बनता है, साथ में बहुत ज्यादा हीट भी निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम जब रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन में होता क्या है, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिलती है, CO2 बनता है, H2O बनता है, साथ में हीट बनती है। कैसी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक। ऐसी रिएक्शन जहां पे हीट निकले एक्सोथर्मिक। ये क्विक लाइम की रिएक्शन जब आपने वाटर के साथ कराई होगी तो बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट निकली होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये सारी कैसी रिएक्शन थी, एक्सोथर्मिक। अब बात आती है एंडोथर्मिक। ऐसी रिएक्शन जहां हीट एब्जॉर्ब हो। हीट एब्जॉर्ब देखो, इन सब जगह हम जब थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे थे इन सबको हीट ही तो दे रहे थे, हीट देने पे ही तो ये ब्रेक हो रहे थे। इसलिए बोल सकता हूं कि ये सारी रिएक्शन जो हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट को। एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। एक हो गया जहां पे हम ओनली एसिड और बेस की बात करेंगे और एक पार्ट हो गया जहां पे हम सॉल्ट की बात करेंगे। एसिड और बेस की अगर बात करें तो सबसे पहले चाहे एसिड हो या बेस हो, दोनों की रिएक्शन मेटल के साथ करानी है। एक कॉमन चीज होगी क्या, दोनों में ही हाइड्रोजन गैस बनेगी, चाहे एसिड मेटल के साथ जाए या बेस मेटल के साथ जाए, दोनों केस में हाइड्रोजन गैस बनेगी। और क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। अब बच्चों यहां पे देखो Zn की रिएक्शन जब एसिड के साथ करा रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, Zn हाई रिएक्टिव है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके खुद अपनी पोजीशन ले लेगा और H2 गैस फ्री हो जाएगी। बट जब हम Zn की रिएक्शन बेस NaOH के साथ कराएंगे तो यहाँ जो कंपाउंड फॉर्म होगा ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, जिसका फॉर्मूला मैं आपको याद रखने के लिए बोलूंगा और इस रिएक्शन को भी लर्न करने के लिए बोलूंगा। Zn की रिएक्शन NaOH के साथ होगी तो ये बनेगा। अच्छा, जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन भी अगर NaOH के साथ करोगे तब भी यही बनेगा। इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट, या फिर मैंने तो इसकी एक ट्रिक याद रख रखी है, नाटू झंडू। मतलब नाटू जो है एक पर्सन है और वह झंडू है, नाटू झंडू, नाटू झंडू। ओके,
नेक्स्ट रिएक्शन अगर देखें तो चाहे मेटल कार्बोनेट्स की बात करें या मेटल बाइकार्बोनेट्स की, इन दोनों की रिएक्शन दे रखी है एसिड के साथ। बच्चों सबसे कॉमन एसिड आपको कौन सा पता है? HCl, तो हमने दोनों जगह ले लिया HCl। मेटल के कार्बोनेट्स, सोडियम का मेटल जो है बहुत कॉमन है हमारे इन चैप्टर्स में, और इसके कार्बोनेट्स भी बहुत कॉमन है, तो हमने ले लिया सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, अच्छा देखो कार्बोनेट कभी भी अगर दिखेगा आपको तो CO2 बनेगा, फिक्स है। कार्बोनेट दिख रहा है इसलिए CO2, एक जगह हाइड्रोजन और एक जगह ऑक्सीजन दिख रहा है तो H2O भी बनेगा, और एक जगह Na और एक जगह Cl, दे बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, इसलिए Na एक जगह Cl एक जगह, तो NaCl बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो NaCl इसलिए NaCl, कार्बोनेट CO2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O। मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट्स क्या क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस सॉल्ट बनाते हैं। अच्छा ऐसे ही देखो मेटल कार्बोनेट आ गया, इसकी रिएक्शन अगर साथ कराएंगे तो बताओ क्या क्या बनेगा? CaCl2 जो कि सॉल्ट होगा, कार्बोनेट दिख रहा है CO2, एक जगह हाइड्रोजन एक जगह ऑक्सीजन H2O। अच्छा बच्चों यहाँ पे कुछ चीजें आपको याद रखनी है। देखो हमने फर्स्ट चैप्टर में क्विक लाइम CaO की रिएक्शन कराई थी वाटर के साथ, और वहां पे बनता था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब हम यहाँ पे उसी से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब मैं CO2 के साथ कराऊं, यहाँ CO2 लिमिटेड है, अगर लिमिटेड CO2 होगी तो हमारा बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। देखो ये कैल्शियम है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड इधर दिख रहा है तो उधर कार्बोनेट ही बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए कार्बोनेट, ठीक है। लेकिन जब CO2 लिमिटेड होगी तो कार्बोनेट बनेगा, जब CO2 एक्सेस में फ्लो कराएंगे तो बाइकार्बोनेट बनेगा। बस इन दोनों रिएक्शंस को आप लर्न कर लेना। क्यों? क्योंकि ये तो फर्स्ट चैप्टर में आ जाती है। ये वाली रिएक्शन बच्चे थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे एक्सेस है, दोनों में ही CO2 के साथ रिएक्शन हो रही है, तो मैं बोल सकता हूं ये एक स्लो रिएक्शन है और ये एक फास्ट रिएक्शन है। फास्ट रिएक्शन में क्या बनेगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। स्लो रिएक्शन में क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जहां वाटर में इनसॉल्युबल है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट वाटर में सॉल्युबल है। फिर अगला हम देखें एसिड्स की रिएक्शन बेस के साथ। कोई सा भी एसिड कोई सा भी बेस ले लो, उनकी रिएक्शन कराओगे तो सॉल्ट और वाटर ही बनेगा, ठीक है। अब एसिड स्ट्रांग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, बेस स्ट्रांग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है। तो इस टाइप से अगर स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस रहेगा तो जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल सॉल्ट होगा। स्ट्रांग एसिड और वीक बेस रहा तो बताओ सॉल्ट कैसा बनेगा? एसिडिक सॉल्ट बनेगा, क्योंकि स्ट्रांग एसिड है। तो जब एसिड और बेस एक दूसरे साथ मिलते हैं, ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बहुत सारे एग्जांपल्स आपकी बुक में भरे पड़े हैं। यहाँ पे रिएक्शंस तो हम नहीं लिख रहे हैं, बट एग्जांपल्स आपको याद करने पड़ेंगे। मेटल ऑक्साइड, बच्चों मेटल नॉन मेटल चैप्टर में जब मेटल्स की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनता है। इन मेटल ऑक्साइड्स का नेचर जो होता है वो कैसा होता है? बेसिक। कैसा होता है? बेसिक। तो मेटल ऑक्साइड मतलब बेस। बेस जब भी एसिड के साथ मिलेगा क्या बनेगा? सॉल्ट और वाटर बनेगा, इसलिए हमने लिख दिया सॉल्ट और वाटर। ऐसे नॉन मेटल्स की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ होती है तो क्या बनता है? नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर होता है एसिडिक। तो जब एसिड बेस के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट और वाटर। इस टाइप से हमने अभी तक एसिड और बेस से रिलेटेड रिएक्शंस देखी। आगे हम बात करते हैं सॉल्ट की रिएक्शंस की। अब बात अगर सॉल्ट्स की करें तो बच्चों सबसे ज्यादा कॉमन सॉल्ट तो आपको पता है कौन सा होता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड से बहुत सारे दूसरे सॉल्ट्स भी बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं एक प्रोसेस जिसका नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं इसको? जहां पे क्लोरीन और एल्कली बनाया जाता है उसी को क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। अब ये रिएक्शन भी आप चाहे तो लर्न कर सकते हो। देखो बच्चों NaCl H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है, Na हमेशा Cl के साथ रहना चाह रहा है, बट आपने फिर भी इसकी रिएक्शन करा दी। तो रिएक्शन अगर कराओगे Na को Cl से अलग होना पड़ेगा। Cl जब Na से अलग होगा तो ये बेचारी हमेशा अकेली रहेगी, इसलिए क्लोरीन गैस मिल गई। अब Na जो है H2O के अगर दो टुकड़े करेंगे तो होगा H+ और OH-, इसलिए Na OH के साथ जाएगा। अगर क्लोरीन को छोड़ रहा है तो वो उससे स्ट्रॉन्ग चीज बना लेगा NaOH, जिसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यहां से जो H+ हटा था ये H+ क्या बना लेगा? हाइड्रोजन गैस। इस रिएक्शन को चाहे तो आप लर्न भी कर सकते हो या फिर मैंने जिससे एक्सप्लेन किया उस टाइप से भी याद रख सकते हो। ब्लीचिंग पाउडर को बनाने की रिएक्शन भी आपको याद रखनी पड़ेगी। होता क्या है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस पास करा देते हैं तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड फॉर्म होता है, साथ में H2O भी बनता है। इसको तो लर्न कर लो।
नेक्स्ट बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बनाने के लिए वापस NaCl का यूज करेंगे। NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस अमोनिया। अब इतनी सारी चीजें आ गई हैं, तो इस रिएक्शन को समझने की जगह लर्न कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक तो बनेगा अमोनियम क्लोराइड, एक बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सोडियम बाइकार्बोनेट को ही हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। बच्चों मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो सीरीज बनाई थी उसमें एक क्वेश्चन ये भी है कि माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट कौन सा होता है। ये माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट होता है जिसका यूज जो है एंटासिड्स में किया जाता है। एंटासिड्स क्या होते हैं? जो कि एसिडिटी को हटाने के काम में आते हैं। अब होता क्या है कि जब हम इसकी हीटिंग करते हैं, बेकिंग सोडा को हम यूज क्यों करते हैं वो देखो। जब इसकी हम हीटिंग करते हैं, कार्बोनेट दिख रहा है, कार्बोनेट दिख रहा है, इसका मतलब CO2 बनेगा। अब यहां से एक ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर के क्या बना लेगी? H2O। साथ में सोडियम कार्बोनेट तो बनेगा ही सही। सोडियम बाइकार्बोनेट में से एक H+ अगर हटाओगे तो सोडियम कार्बोनेट ही तो बनेगा। ये बन गया। इस रिएक्शन को भी मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप लर्न कर लो, ज्यादा सही रहेगा। अब होता क्या है बच्चों, हम सोडा से बनाना चाहते हैं पाउडर। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में डिफरेंस होता है, चाहे तो आप अपने घर पे भी देख सकते हो। हमने ले लिया बेकिंग सोडा, इसमें कोई सा भी एडिबल एसिड हम यूज करेंगे। और कौन सा एडिबल एसिड? माइल्ड होना चाहिए। एडिबल एसिड्स वही होते हैं जो कि माइल्ड होते हैं नेचर में। एग्जांपल की बात करें, टार्टरिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो ये दोनों मिलकर के कार्बोनेट दिख रहा है, इसलिए CO2 बनेगा। ये H यहां से हटेगा, ऑक्सीजन मिलकर H2O बनाएगा और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनाएगा, मतलब सोडियम से रिलेटेड सॉल्ट बनाएगा। एग्जांपल के लिए देख लो, मैंने यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा लिया है और एक एडिबल एसिड ले लिया, एसिटिक एसिड, विनेगर भी जिसको बोल सकते हैं। तो यहां से H हटेगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, H2O बन गया। कार्बोनेट दिख रहा है इसलिए CO2 बनेगा। अब CH3COO के साथ क्या जुड़ जाएगा? Na, इसको बोलते हैं सोडियम एसिटेट। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। अगली बात करें वॉशिंग सोडा की। वॉशिंग सोडा में कुछ नहीं करना, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को ऐड करना है, यहाँ पे वॉशिंग सोडा बन जाएगा। अगला प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बच्चों क्या होता है? एक पाउडर होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सी जगह पे इसको घर की वॉल्स में भी यूज करते हैं, या फिर जब किसी का प्लास्टर बनता है तब भी इसका यूज करते हैं। पेरिस में पहली बार बना था इसलिए इसको पेरिस का ये नाम दे दिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम, ये फॉर्मूला किसका है? जिप्सम। जिप्सम में 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ मॉलिक्यूल होता है वाटर का। ठीक है, तो जिप्सम को जब हम हीट करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 373 केल्विन पे, तो हमको मिलता है POP। और इसी POP को जब POP हम लेते हैं, पाउडर लेते हैं और उसमें वाटर मिलाते हैं, तो ये POP क्या करता है? वापस वाटर के 1.5 मॉलिक्यूल लेता है और वापस जिप्सम बना लेता है। जिप्सम अपने आप में क्या होती है? हार्ड सब्सटेंस। तो जब ये POP सूख जाता है तो वापस एक हार्ड सब्सटेंस बन जाती है, जो कि एक रिजिड सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। ये सारी रिएक्शंस थी एसिड बेस सॉल्ट की। आगे बढ़ते हैं बुक के बहुत हार्ड चैप्टर पे, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब मेटल नॉन मेटल में भी हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड मेटलर्जी। बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई केमिकल रिएक्शन तो है नहीं, और बात जहां पे करें केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो केमिकल प्रॉपर्टीज का मैंने वीडियो जो है वो अलग से बना रखा है। तो मैं तो ये चाहूंगा कि उस वीडियो को आप ढंग से देखो, आपको रिएक्शंस रटनी ही नहीं पड़ेंगी। और लास्ट हम बात करते हैं मेटलर्जी की। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। अब बात करते हैं मेटलर्जी की। मेटलर्जी में हम क्या करते हैं कि मेटल्स को क्या करते हैं? प्योर करते हैं। अब प्योर करने के लिए भी कुछ ना कुछ रिएक्शंस होंगी। कौन कौन सी रिएक्शंस देखते हैं? सबसे पहले तो मेटल्स को डिवाइड कर लेते हैं 3 पार्ट्स में, लो रिएक्टिव मेटल, मीडियम रिएक्टिव मेटल, हाई रिएक्टिव मेटल। लो रिएक्टिव और हाई रिएक्टिव में ज्यादा दिक्कत होती नहीं है, ज्यादा दिक्कत आती है हमको मीडियम रिएक्टिव में, क्योंकि मीडियम रिएक्टिव जो है वो अलग अलग कंपाउंड्स की फॉर्म में मिलते हैं, जैसे कि सल्फाइड्स कंपाउंड में भी मिल सकते हैं या फिर कार्बोनेट कंपाउंड्स की फॉर्म में भी मिल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लो रिएक्टिव मेटल्स की। अब लो रिएक्टिव मेटल्स में अगर हम सिल्वर गोल्ड की बात करें तो ये नेटिव स्टेट में मिलते हैं। नेटिव स्टेट बोलने का मतलब फ्री स्टेट, ये कंपाउंड्स की फॉर्म में मिलते ही नहीं है। इससे इन मेटल्स को हम नोबल मेटल्स भी बोलते हैं। हाँ, अब तुम बोलोगे सर कि सिल्वर जो होता है वो ऑक्साइड की फॉर्म में मिलता है। हाँ, कभी कभार मिलता है, बट मैक्सिमम जो है वो सिल्वर हम ये मान के चलते हैं कि नेटिव स्टेट में मिलता है। बट मर्क्यूरी और कॉपर भले ही लो रिएक्टिव है, लेकिन ये सल्फाइड या ऑक्साइड की फॉर्म में मिलते हैं। तो हम करते क्या हैं, मर्क्यूरी सल्फाइड की रिएक्शन करा देते हैं ऑक्सीजन के साथ। मर्क्यूरी की वैलेंसी होती है 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, तो मर्क्यूरी ऑक्सीजन के साथ जुड़ना ज्यादा पसंद करेगा, मर्क्यूरी ऑक्साइड बना लेगा, साथ में सल्फर डाई ऑक्साइड। इस मर्क्यूरी ऑक्साइड को कुछ नहीं करना, बस हीट कर दो, मर्क्यूरी ऑक्सीजन को छोड़ देगा, ले जा भाई तू जा। मर्क्यूरी लिक्विड स्टेट में मिलेगा और ये मिल गया हमको ऑक्सीजन। इन रिएक्शन को भी क्या याद रखना है, इजी तो है। अगली बात करते हैं, अच्छा ये दोनों रिएक्शंस रट लो।
कॉपर सल्फाइड की रिएक्शन जब सल्फर से कराते हैं तो कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। सल्फर डाइऑक्साइड तो मिलेगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब इस कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन और कॉपर सल्फाइड के साथ कर दें, मतलब कॉपर सल्फाइड तो पहले से ही बहुत सारा है ना, ये जो बनेगा इसके साथ वापस रिएक्शन करेगा, Cu बनाएगा और SO2 बनाएगा। इन दोनों रिएक्शंस को तो रट लो, ठीक है। कॉपर की रिफाइनिंग कैसे करते हैं। अब बात करते हैं मीडियम रिएक्टिव। मीडियम रिएक्टिव वाले दो फॉर्म में मिल सकते हैं, ऑक्साइड में तो मिल ही सकते हैं, या तो कार्बोनेट या फिर सल्फाइड। अब कार्बोनेट है अगर तो उसको भी ऑक्साइड में करो, और सल्फाइड है तो उसको भी ऑक्साइड में कन्वर्ट करो। जिंक कार्बोनेट ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, इसलिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। बच्चों देखो, कार्बोनेट दिख जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ZNO बनेगा, जिंक की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, ZNO। सल्फाइड हो जैसे कि जिंक सल्फाइड। अच्छा बच्चों, जिंक सल्फाइड का एक नाम भी है जिंक ब्लेंड। तो जिंक सल्फाइड की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा, ZNO। साथ में सल्फर ऑक्सीजन के साथ जुड़कर कौन सी गैस बना सकता है, SO2। अब होता क्या है, हमको यहाँ पे जो जिंक ऑक्साइड मिले, इन जिंक ऑक्साइड का हम कर देते हैं रिडक्शन। रिडक्शन कराने के लिए हमको कोई ना कोई एजेंट चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट। बच्चों देखो, कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के लिए बना हुआ है, और कार्बन कभी भी ऑक्सीजन को देखेगा तो अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि कार्बन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। कार्बन इस लिमिटेड ऑक्सीजन के साथ मिल करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, और ये झंडू बाम अकेला रह गया। ऐसे ही और भी मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन हम रिड्यूसिंग एजेंट C के साथ करा सकते हैं। अब बच्चों कमाल की बात क्या है, कभी कभी कार्बन जो है कुछ मेटल्स ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को नहीं ले पाता है, तो वहां पे हमको क्या करानी पड़ती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करानी पड़ती है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है। जैसे कि MnO2 जो है, जब इसकी रिएक्शन हम कार्बन के साथ कराते हैं तो कार्बन को ये ऑक्सीजन देता ही नहीं है। Mn बोलता है कि मैं अपने पास ही रखूंगा, तो यहाँ पे हमको लाना पड़ा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम मैंगनीज से ज्यादा रिएक्टिव है, इसको हटाएगा, खुद अपनी पोजीशन ले ली, Mn को अकेला छोड़ दिया और Al2O3 बन गया। अब यहाँ पे Mn जो है वो कौन सी स्टेट में मिला है, मॉल्टेन स्टेट में। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाली रिएक्शंस जो है हाईली एक्सोथर्मिक है। ऐसे ही आयरन ऑक्साइड, आयरन भी ऑक्सीजन के साथ रहने की कोशिश करता है, इसलिए कार्बन को इजीली ऑक्सीजन नहीं देता है, हमको एल्यूमिनियम यूज करना पड़ा। एल्यूमिनियम इसकी पोजीशन ले लेगा। याद हो फर्स्ट चैप्टर में हमने ये रिएक्शन देखी थी, Fe2O3 एल्यूमिनियम के साथ मिलेगा, Al2O3 प्लस Fe मिलेगा मॉल्टेन स्टेट में। रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने में भी इस रिएक्शन का यूज किया जाता है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम भी है एक थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन का यूज रेलवे ट्रैक्स को या फिर मशीनरी पार्ट्स को जोड़ने में किया जाता है। और क्यों करते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट निकलती है, इसलिए थर्माइट रिएक्शन भी नाम दे दिया। तो ये पूरी प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस थी कौन से चैप्टर की, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। अब बचता है लास्ट चैप्टर और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। बच्चों कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो यहां से मैं कुछ भी छोड़ के नहीं जा सकता, मुझे हर एक रिएक्शन को करना है और बार बार लिख के करना है। यहां पे अगर मैं बात करूं तो पहले तो केमिकल प्रॉपर्टीज आती है कार्बन कंपाउंड्स की, और यहां पे 4 टाइप की प्रॉपर्टीज आती है। कौन कौन सी, कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन। पहले इनको देखते हैं, फिर उसके बाद आता है एथेनॉल और एथेनोइक एसिड। कंबशन रिएक्शन में क्या होता है, कार्बन हो या कार्बन के कंपाउंड्स हो, उसकी रिएक्शन हमको करानी है ऑक्सीजन के साथ। मिलेगा क्या क्या, CO2 या फिर CO2 एंड H2O, और हीट तो मिलेगी सही, तभी तो कंबशन कर रहे हैं। ओनली कार्बन है, मतलब कोल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ CO2 के साथ मिलेगा तो CO2 बनेगा, हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा। मीथेन की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ करें, ये भी हमने फर्स्ट चैप्टर में देखी। C के साथ O2 तो CO2, H के साथ O2 H2O। एथेनॉल, C के साथ O2 CO2, H के साथ O2 H2O, और तीनों जगह पे हमको क्या मिलेगी, हीट। ऑक्सीडेशन की बात करें, अच्छा बच्चों ये भी ऑक्सीडेशन है और ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन है, बस ये जो है यहाँ पे अनलिमिटेड ऑक्सीजन है और यहाँ पे लिमिटेड ऑक्सीजन है। अब देखो होता क्या यहाँ पे, ये है एथेनॉल। एथेनॉल जो कि एक अल्कोहल है, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम किसमें, एसिड में। और करना क्या है बच्चों, देखो इसमें एक ऑक्सीजन को इंक्रीज करना है। ऑक्सीजन अगर ऐड करनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक एजेंट लाना पड़ेगा जो कि क्या करें, ऑक्सीजन को ऐड कराने का काम करें। तो 2 टाइप के एजेंट ला सकते हैं, या तो KMnO4 ला सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि एल्कलाइन होगा, मतलब इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक। या फिर K2CR2O7, अगर ये लेके आ रहे हो तो इसका नेचर आपको कैसा रखना पड़ेगा, एसिडिफाइड। अगर ये लेके आ रहे हो तो एल्कलाइन नेचर होना चाहिए, ये लेके आ रहे हो तो एसिडिफाइड। मतलब कि यहाँ पे अपन को थोड़ा बहुत एसिड मिलाना पड़ेगा जिससे इसका नेचर एसिडिफाइड हो जाए, और यहाँ पे हमको थोड़ा सा एल्कली मिलाना पड़ेगा जिससे इसका नेचर कैसा हो जाए, बेसिक।
तो ये करेंगे क्या, ऑक्सीजन ऐड करा देंगे, एथेनॉल से मिल जाएगा एथेनोइक एसिड। अब एथेनॉल का फॉर्मूला भी आपको याद है, एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला भी याद है, तो इस रिएक्शन में रटना कुछ नहीं है, बस ये याद रखना है कि अल्कोहल्स को एसिड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इनका यूज करके। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एडिशन रिएक्शन की बात करें, एडिशन रिएक्शन में सिंपल सा हाइड्रोजन को ऐड करना है। किसको ऐड करना है, हाइड्रोजन को। अब हाइड्रोजन कैसे ऐड करें, तो देखो डबल बॉन्ड को तोड़ो, डबल बॉन्ड को अगर तोड़ेंगे तो सिंगल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड जैसे टूट गया, इसकी एक और इसकी एक वैलेंसी फ्री हो गई, जो वैलेंसी फ्री हो गई वहां पे जुड़ जाएगी हाइड्रोजन। इस रिएक्शन को बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। एक आपकी फर्स्ट चैप्टर में थी कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में 2 सब्सटेंस मिल रही थी और एक सिंगल कंपाउंड फॉर्म हो रहा था। यहाँ पे क्या है, एक ही सब्सटेंस है और उसी सब्सटेंस में हम ओनली बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, यहाँ पे कोई दूसरी चीज नहीं लेके आनी पड़ रही, बॉन्ड को तोड़ रहे हैं और उस बॉन्ड की जगह हम क्या लेके आ रहे हैं, दोनों जगह हाइड्रोजन हाइड्रोजन लेके आ रहे हैं, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, इसलिए इस रिएक्शन को हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं। बात करें अगर सब्स्टिट्यूशन की, तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है बच्चों, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेना है और उसकी रिएक्शन करानी है क्लोरीन के साथ। किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। अभी मैंने इसका एक शॉर्ट भी अपलोड किया था जहां पे हमारा क्वेश्चन था कि मीथेन की रिएक्शन जब क्लोरीन के साथ कराते हैं ये और ये बनता है, किसकी प्रेजेंस में या कब, जब सनलाइट की प्रेजेंस होती है तभी ये रिएक्शन हो सकती है। अच्छा, अब बात करें एथेनॉल की, अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया, ठीक है। सोडियम की रिएक्शन अगर मैं एथेनॉल के साथ कराऊं तो होता क्या है बच्चों, ये H हट जाता है और ये सोडियम यहां पे जुड़ जाता है, CH3CH2ON, H की वैलेंसी +1, Na की वैलेंसी +1, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और बन जाएगा CH3CH2ONA। इसको बोलते हैं सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस फ्री हो जाएगी, ठीक है। दूसरी डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल में से हम वाटर को अलग कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, ये हो गया एथेनॉल। एथेनॉल में जब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे, क्या डालेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 और इसको हीट कर देंगे तो हमको मिलेगा क्या, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलेगा, साथ में H2 मिलेगा। ये सैचुरेटेड था, सैचुरेटेड को हमने कन्वर्ट किया है अनसैचुरेटेड में। यहां पे क्या हो रहा था, अनसैचुरेटेड कन्वर्ट कर रहे थे सैचुरेटेड में, ये एडिशन रिएक्शन में था और ये किसमें है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन में। डिहाइड्रेशन रिएक्शन में हमको मिलता क्या है, H2O। डिहाइड्रेशन किसका कर रहे हैं हम, एथेनॉल का। ओके, अब अगला आ गया एथेनोइक एसिड। यहां पे सबसे पहले हम देखेंगे एस्टरिफिकेशन। बच्चों 2 इंपॉर्टेंट कंपाउंड आपके चैप्टर में आ रहे हैं, इस चैप्टर में एक एसिटिक एसिड और एक एथेनॉल, दोनों की रिएक्शन करा दो। एसिटिक एसिड एथेनॉल, तो होता क्या है, इसका तो हटता है ओनली H हटेगा तो H+ आयन मिलेगा और इसका हटता है OH, इसका H हटा, इसका OH हटा, H और OH मिलकर के H2 बना लेते हैं। H2 यहां भी बन रहा है और यहां पे भी बन रहा है, इसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं, इसको डिहाइड्रेशन नहीं बोलेंगे, इसका नाम हमने कुछ और रखा है, एस्टरिफिकेशन। तो होता क्या है, ये CH3CH2 ग्रुप जो है ये इस वाले O के साथ जुड़ जाता है, CH3 ये रहा C, अच्छा इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, CH3COO, ये देखो ये CH3 हो गया, फिर से C जुड़ा हुआ है, फिर एक ऑक्सीजन, फिर दूसरी ऑक्सीजन और उसके साथ क्या आ गया, ये इथाइल ग्रुप आ गया, CH2 CH3, साथ में H2 फ्री हो गया। इस चीज को हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एस्टर बनता है, इस पूरे को हम बोलते हैं एस्टर। एस्टर का यूज जहां पे भी फ्रेग्रेंस वाली चीजें बनेंगी, परफ्यूम, डीओ, वहां पे इसका यूज होता है, किसका, एस्टर का। सोप बनाने में भी एस्टर का यूज होता है। अब अगली देख लेते हैं सैपोनिफिकेशन। सोप बनाने के प्रोसेस को सैपोनिफिकेशन बोलते हैं। तो सैपोनिफिकेशन में हमारा एस्टर यूज होगा। ये C2H5 कुछ नहीं है, यही है, देखो 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन, इसलिए हमने शॉर्ट में लिख दिया C2H5। तो इस एस्टर में जब हम एल्कली NaOH डाल देंगे, होगा क्या, हमारा एथेनॉल वापस बन जाएगा, C2H5 के साथ जुड़ जाएगा क्या, OH, तो हमारा बन जाएगा C2H5OH, मतलब कि एथेनॉल। और ये CH3COO इसके साथ जुड़ जाएगा हमारा Na और इसको हम बोलेंगे सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट जो है यही हमारा क्या होता है, सोप। सोप बनाने के प्रोसेस को सैपोनिफिकेशन बोलते हैं। ऐसे एसिटिक एसिड की रिएक्शन अगर मैं NaOH के साथ डायरेक्ट करा दूं तो भी मेरे को क्या मिलेगा, सोडियम एसीटेट ही मिलेगा, साथ में H2 मिलेगा। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन विद बेस। अब बच्चों रिएक्शन आती है लास्ट एसिटिक एसिड की कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ। इस रिएक्शन को तुम घर पे भी कर सकते हो, तुमको ज्यादा कुछ नहीं करना, विनेगर लेना है, थोड़ा सा लेना और विनेगर में बेकिंग सोडा डाल देना, ये पूरी रिएक्शन दिख जाएगी। होता क्या है, देखो एसिड
और बेस बताया था, एसिड और बेस मिलकर के क्या बनाते हैं, वाटर तो बनाते हैं। ये बन गया वाटर। ऐसे समझ में नहीं आ रहा, मत देखो। CO3 कार्बोनेट है, CO2 बनेगा। एक तरफ H एक तरफ O, H2O बनेगा। ये Na यहां से अलग हुआ, Na जुड़ जाएगा यहाँ पे, CH3CO Na, सोडियम एसीटेट। जो प्रोडक्ट यहाँ पे बने थे वो के वही प्रोडक्ट यहाँ पे भी बनेंगे। इस टाइप से चैप्टर 1 में बहुत ज़्यादा रिएक्शन है, चैप्टर 2 में थोड़ी कम हुई, चैप्टर 3 में और कम हुई, चैप्टर 4 में रिएक्शंस कम तो हो गई, लेकिन ये सारी की सारी रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आशा करता हूँ आपको सारी रिएक्शन समझ में आई होंगी, बट डाउट आना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर जितने भी डाउट आए तुमने कमेंट सेक्शन में लिख दिए तो मैं उनके हर एक के रिप्लाई जरूर करूंगा और उन पे दूसरे वीडियो भी बनाऊंगा। जैसे ये जो है, किसी एक बच्चे का डाउट था, उस बच्चे ने पूछा था कि सर हमको कौन सी रिएक्शंस लर्न करनी है और कौन सी रिएक्शन हम समझ के करें, क्या सारी रिएक्शंस लर्न करनी है। बस जैसे डाउट मिला पूरा वीडियो बन गया। तो तुम भी अपने डाउट कलेक्ट करो और मुझे बताओ। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।